हेलो नमस्कार। मैं हूं तनसुख पालीवाल और आज आपके बीच में जिस स्टोरी को लेकर आया हूं ना, ये स्टोरी अपने आप में आज के इस जमाने का एक लीगल बैटल है। पेरेंटेज वर्सेस प्राइवेसी। अच्छे से समझना इस चीज़ को, क्योंकि एक तरफ हमारे देश के अंदर के एस पुट्टास्वामी का जजमेंट आया था, जिसने ये कहा कि प्राइवेसी यानी कि निजता हर इंसान का एक मौलिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21 के तहत प्रदत्त है, ग्रांटेड है। और वहीं दूसरी तरफ एक अधिकार होता है राइट टू नो, है ना, जानने का है जो अधिकार। अब एक बच्चे को ये अधिकार होता है कि वो अपने माता पिता के बारे में जाने, मतलब जिस शख्स को वो पापा पापा कह रहा है, क्या एक्चुअल में वही उसका पिता है या कोई और व्यक्ति है। और वहीं दूसरी तरफ जो है पेरेंट्स का ये मामला है कि अगर उनके किसी तरीके से कोई एक्स्ट्रा अफेयर्स रहे भी होंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहे भी होंगे, तो वो उसको डिस्क्लोजर में नहीं लाना चाहते। अब ये चीज़ें सुनने में बड़ी अजीबोगरीब हो रही है कि मतलब बच्चा बड़ा हो गया है, कोर्ट जा रहा है और कह रहा है कि मेरे पापा कौन है, मुझे फाइंड आउट करना है। बड़ा अजीबोगरीब साउंड होता है, लेकिन ये रियलिटी है। और इसी को देखते हुए अगर आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि पहले इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था, अगर इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 112 112 को अगर आप देखते हैं ना, तो उसमें तो स्पेसिफिकली इसके रिगार्डिंग प्रिजम्पशन भी दे रखी है कि अगर मान लीजिए दोनों के सेपरेशन होने के बाद में या दोनों जब से अलग अलग रहने लगे हैं, उसके 280 दिन 280 डेज में किसी बच्चे का जन्म होता है, तो उसको लिजिटिमेट चाइल्ड है जो माना जाता है, मतलब माना जा सकेगा कोर्ट के नजरिए से। ऐसी प्रिजम्पशन दे रखी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। यही वाला सेक्शन आपको 116 में देखने को है जो मिलेगा। अब कहानी क्या है आइए समझते हैं। आज मैं आपको एक नहीं दो कहानियां सुनाता हूं, एक पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से संबंध में, तो दूसरी राजस्थान हाईकोर्ट के संबंध में। देखिए, हुआ ये कि एक लेडी जो कि टीनेंट के रूप में, किराएदार के रूप में क्या करती है, किसी एक व्यक्ति के मकान के अंदर एंटर करती है किराएदार बन के। ये बात है 1988 की, 1988 के अंदर। तो वो लेडी जो है किराएदार बन के किसी मकान मालिक के यहाँ पे रहती है। मकान मालिक कौन? एक मेल पर्सन। धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और इस तरीके से जैसा तथाकथित है वो ये है कि उन दोनों से एक बच्चे का जन्म होता है। ठीक। लेकिन वो जो लेडी जो टीनेंट बन के रही है, वो पहले से शादीशुदा थी। पहले से शादीशुदा थी तो ऑब्वियस सी बात है, उसका जो प्रीवियस हस्बैंड है वो जिंदा है, तो प्रीवियस मैरिज सबसिस्ट करती है, भले ही वो लिव इन रिलेशन में रह रहे हो। इसको हम कानूनी भाषा में एक शब्द देते हैं, एडल्ट्री। राइट। 1994 में उस लेडी का अपने पुराने वाले हस्बैंड से डाइवोर्स हुआ और उसके बाद में वो लेडी उस लैंडलॉर्ड के साथ में, जिसके घर पे वो किराएदार बन के रह रही थी, तो तब से लेकर अभी तक जो है वो कंटिन्यूसली वहाँ पे रह रही थी। और 1990 के अप्रोक्स 1990 के अंदर जो है उस लड़के का जन्म है जो होता है। और ये लड़का वही है जो इस पिक्चर के अंदर आज के इस केस को लाने के लिए कंपेल हुआ है। सारे नाम यहाँ पर हाइड किए गए हैं क्योंकि कोर्ट का बहुत ही क्लियर मामला है कि ऐसे मामलों के अंदर कभी भी जो पिटिशनर है या रेस्पोंडेंट, उनके नाम बाहर नहीं आने चाहिए। इसलिए जजमेंट के नाम भी आपको एक्स वगैरह वाई ऐसे ही दिखाई देंगे। हालांकि दोनों हाई कोर्ट के जजमेंट है, बट बहुत सेंसेशनल और बहुत ही काम का टॉपिक है, इसलिए आप लोगों के बीच में डिस्कस करना जरूरी है। इस स्टोरी में क्या होता है कि मेंटेनेंस का जो है मामला फाइल किया जाता है। मेंटेनेंस का जब मामला फाइल किया जाता है तो फादर तो क्लियर कह देता है, मतलब फादर के अगेंस्ट में मेंटेनेंस का फाइल, जब माइनर था वो बच्चा, तो फिर उसके ब्याह पर उसकी जो मदर है उसने क्या किया, फादर के खिलाफ में, कौन सा फादर, वो नया वाला जो कि मकान मालिक था, है ना। पुराने वाले का तो केस ही खत्म हो गया, उसका तो चैप्टर क्लोज। नए वाले के खिलाफ में केस दर्ज किया गया माइनर बच्चे की बिहाफ पर, मेंटेनेंस के लिए, किसके द्वारा, उस लेडी के द्वारा। अब वो जो हस्बैंड है, करंट हस्बैंड, वो ये कहता है कि जब ये मेरा बच्चा ही नहीं है तो मैं किस बात का मेंटेनेंस दूं। वो ये कह रहा है कि जब ये मेरा बच्चा है ही नहीं तो मैं किस बात का मेंटेनेंस दूं। वो ये डिफेंस लेके क्या कर रहा है, चीज़ों को डील एजो कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक कहानी मतलब ठीक साउंड कर रही है। अब यहाँ पे होता ये है कि जब ये बात होती है तो फिर वो जो बच्चा है वो एक और सूट फाइल करता है, सूट फॉर डिक्लेरेशन एज टू लीगल रिलेशन, कि भाई वो उनका लड़का है, इस बात को प्रूव करने के लिए वो एक डिक्लेरेटरी सूट है जो फाइल करता है। अब उस सूट में क्या होता है, कोर्ट ऑर्डर कर देता है डीएनए टेस्ट के लिए। डीएनए टेस्ट क्या है, एक तरीके से डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा टेस्ट है जिसके जरिए पता लगाया जा सकता है कि कौन किसका बेटा है, कौन किसका एंटीसीडेंट वंशज है वगैरह। तो कोर्ट ऐसा ऑर्डर करता है और ट्रायल कोर्ट बकायदा यहां तक लिख देता है
कि अगर ये जो हस्बैंड है अगर ये टेस्ट नहीं दे तो फोर्सफुली भी क्या किया जाएगा, इनका डीएनए टेस्ट लिया जाएगा, जरूरत पड़े तो पुलिस की सहायता ली जाएगी। इस बात को चैलेंज किया जाता है उस हस्बैंड के द्वारा हाई कोर्ट में। वो कहता है साहब डीएनए टेस्ट मतलब इस तरीके से मेरी मर्जी के खिलाफ। अच्छा वो बच्चा क्यों डीएनए टेस्ट कराना चाहता पता है? वो कहता है कि अगर मैं इनका बच्चा नहीं हूं तो मेरा डीएनए और इनका डीएनए कंपेयर कराया जाए। तो वो कोर्ट से कंपैरिजन का ऑर्डर मंगवा देता है। बेटा कोर्ट से ऑर्डर करवा रहा है कि पिता का डीएनए जो है मेरे डीएनए से कंपेयर करवाया जाए। ओके। और पिता जो है मतलब जो सब्सिक्वेंट हस्बैंड है वो मना कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं क्यों करूं भाई, ये तो एक तरीके से प्राइवेसी का एक तरीके से वॉयलेशन हो जाएगा। वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जाता है, वहां पे एक पिटीशन फाइल करता है कि दिस इज द क्लियर वॉयलेशन ऑफ माय प्राइवेसी। इस तरीके से तो मतलब मैं क्यों ही करूं वगैरह वगैरह। अब हाई कोर्ट का यहाँ पे जो जवाब आता है वो आज की क्लास का बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, और इन दोनों चीजों का आपस में क्या है, एक लीगल बैटल है। एक तरफ पेरेंटेज, एक तरफ बच्चे का अधिकार है कि वो अपने पेरेंटेज को जाने, वो इस बात को पहचाने कि उसके फादर कौन है। और वहीं दूसरी तरफ जो है वो जो माता पिता उनका अधिकार है कि वो अपनी प्राइवेसी को छुपाएं, वो अपनी इस चीज को जो है बाहर डिस्क्लोज में नहीं आने दें। तो यहाँ पे जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के तहत बच्चे को कहीं कहीं एक तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाता है। अब तो बच्चा क्या बड़ा हो गया था वो, तो कोर्ट कहता है कि देखो प्राइवेसी की आड़ में आप किसी इंसान के राइट टू नो द पेरेंटेज को हाइड नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते। और ऐसा कहते हुए उन्होंने बोला कि ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ठीक है, और वो जो सब्सिक्वेंट हस्बैंड कह दीजिए जो उसने पिटीशन फाइल की थी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। लेकिन यह जरूर कहा गया कि देखो किसी तरीके का फोर्सफुली ऐसा अप्लाई करना है, जबरदस्ती करवाना है, पुलिस को लेके जाएंगे, ये चीज नहीं है जो होगी। ठीक। लेकिन डीएनए टेस्ट है जो लिया जा सकता है, ये वहां पे मेंशन कर दिया। अब हालांकि यहां पर है कि अब फोर्सफुली नहीं करेंगे तो फिर वो क्यों ही करवाएगा, वो एक अलग बात है, उस मुद्दे पर बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी जो है वो ये है, हाईकोर्ट ने चीज कंफर्म कर दी कि बच्चों का जो अधिकार है अपने माता पिता के बारे में जानने का, वो अधिकार माता पिता की प्राइवेसी से भी ऊपर है। अगर उनके मदर ने हो सकता है कोई एडल्ट रिलेशन रहा भी होगा या उनके प्रीवियस हस्बैंड से बच्चा हुआ भी होगा, डजेंट मैटर। ये जो दूसरा वाला हस्बैंड है ना, नया वाला, ये बेचारा चिल्लाता, ये कह रहा है कि साहब 1994 में डाइवोर्स हुआ, बच्चे का जन्म 1990 के अंदर हुआ। आपकी जो प्रिजम्पशन है 116 वो क्लियर कहती है कि शादी के दौरान अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो उनका लिजिटिमेट सन है। मेरा कहां से हुआ? मेरे केस में अगर मान लो कुछ हुआ भी है तो वो तो उसकी शादी के दौरान हो रखा। कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तुमने खुद ने एडमिट किया था कि भाई ऐसा ऐसा सीन है जो हुआ था, तो ऐसे केस में फिर इस बात का तो कोई लॉजिक है जो नहीं बनता, और उन्होंने सेक्शन 116 को नॉन एप्लीकेबल है जो करा दिया। अब ये तो थी एक कहानी। अब चलते हैं एक और दूसरी कहानी की ओर। दूसरी कहानी जो है वो राजस्थान हाईकोर्ट से कनेक्ट है जो होती है। राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर एक ऐसा मैटर है जो सामने आया था, और वहां पर भी ये की बात सामने है जो डील की गई थी, बट उसमें थोड़ा केस अलग था। उसमें जो है फादर डिमांड कर रहा था, क्या कर रहा था कि डीएनए टेस्टिंग करवाई है जो जाए। तो अब यहाँ पे क्या है, तो अब हाईकोर्ट ने, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि जो डीएनए पैटर्निटी टेस्ट है ये रूटीन मैनर में अलाउ नहीं किया जा सकता। यूं नहीं कि जब तुम जाओ उस टाइम हम करवा देंगे, ये सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस के अंदर क्या है परफॉर्म किया जाना चाहिए, और जो अलाउ है जो किया जाना चाहिए। ठीक। अब देखो स्टोरी कुछ इस तरीके से है, बैकग्राउंड ये है कि दोनों पार्टीज की 2010 में शादी हुई, बच्चा बच्चा पैदा हुआ 2018 के अंदर। वाइफ ने क्या कर दिया, हस्बैंड का घर छोड़ दिया 2019 के अंदर। अब हस्बैंड ने एक एप्लीकेशन फाइल की सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट यानी कि डाइवोर्स की, और ग्राउंड क्या लिया उसने, ग्राउंड लिया क्रूअल्टी का। ठीक है, क्रूअल्टी के ग्राउंड पे उसने एप्लीकेशन है जो फाइल की। ठीक। अब इस केस में आफ्टर द रिलीज ऑफ डीएनए पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट विच रिवील दैट हस्बैंड इज नॉट द फादर ऑफ चाइल्ड, अब फिर उस केस में क्या हुआ, उसने जो भी फाइल करना तो फाइल कर दिया। लेटर स्टेज पे एक डीएनए रिपोर्ट जो है बाहर आई, और पता चला कि वो तो उसका फादर ही नहीं है। अब उसने क्या किया, हस्बैंड ने, उसने वापस कोर्ट से बोला कि साहब मैं ना अमेंडमेंट करना चाहता हूं अपनी प्लीडिंग के अंदर, ही वांट टू अमेंड द एप्लीकेशन, क्योंकि वो कह रहा है कि ये ना ये एक लेटर डेवलपमेंट हुआ है, पहले मेरे को पता ही नहीं था, ये तो मेरा बच्चा ही नहीं है। एक्चुअल में क्या था, इस वाइफ का कहीं ना कहीं जो है क्या था, आउटसाइड अफेयर के अकॉर्डिंग जो है बच्चा भी गॉटन है जो हो रखा होगा। तो उसने बोला ये सब्सिक्वेंट है जो अमेंडमेंट है,
इसलिए सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट हुआ है केस के अंदर, इसलिए मैं अपनी एप्लीकेशन जो क्या करना चाहता हूँ, इस तरीके से वापस अमेंड है जो करना चाहता हूँ। फैमिली कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। फैमिली कोर्ट ने क्या कर दिया, उसके इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट है जो कर दिया कि नहीं, अब आप अमेंड है जो नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखा जाए तो पेरेंट्स का राइट एक तरीके से कर्टेल हो रहा है, बट हो रहा है तो हो रहा है। कानून हमेशा बच्चों को प्रोटेक्शन जो है वो ज़्यादा देता है। एक इंटरेस्टिंग बात इसमें और था, तो यहाँ पे एक तरीके से हस्बैंड का मामला शॉर्ट आउट हो गया, एक तरीके से उन्होंने मना कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लिजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड के बारे में कोई भी लैंडमार्क जजमेंट ढूंढ रहे हैं ना, तो उस लैंडमार्क जजमेंट के अंदर अपर्णा, ये वाला केस अपर्णा अजिक्य फिरोदिया वर्सेस अजिक्य अरुण फिरोदिया 2021, ये जजमेंट बहुत ही अपने आप में क्या इंपॉर्टेंट है। एक चीज और यहाँ पे सामने आती है, कोर्ट के सामने ये भी कंसर्न आया कि यार इस तरीके से डीएनए टेस्ट कराया गया और पता चल गया कि वाकई में वो जो है फादर नहीं है, जिसको उसकी मदर उसको फादर बताती रही। माँ बचपन से कहती रही कि बेटा ये तुम्हारे पापा है, पापा है, और डीएनए की रिपोर्ट में पता चला कि ये तो पापा है ही नहीं। तो फिर उनके सोशल स्टेटस का क्या होगा, ये भी सवाल सामने आया। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा है कि दोनों मैच्योर हैं, वो लड़का है वो भी अब मेजर हो चुका है, और दूसरी है कि मदर को भी जो है इस बारे में पता है कि इस जजमेंट का क्या आउटकम है जो आ सकता है। इसलिए जब वो सोच समझ के कोर्ट के पास आए हैं, तो अब उनके सोशल स्टेटस की फिक्र हम नहीं करेंगे। मतलब उनका डीएनए रिपोर्ट आने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, इतना सोचेंगे तो फिर हम जजमेंट दे ही नहीं पाएंगे, डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। ओवरऑल डीएनए का मामला है जो डन हो गया। कंक्लूजन अगर मैं आपके सामने रखूं तो ये है कि प्राइवेसी जो है ना, वो पेरेंटेज के नीचे है। यानी कि आपका जो ये प्राइवेसी का जो अधिकार है, ये ओवरराइड नहीं कर सकता चिल्ड्रन के राइट टू नो द फादर को, राइट टू नो द पेरेंटेज को। ये बातें आज के इस केस के अंदर हम लोगों ने समझने की पर कोशिश है जो की। यहाँ पर आप लोगों को लिंकिंग करना चाहिए जो भी आपके बेरेट के प्रोविजन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ साथ में, ताकि हम जो क्या है अलग अलग प्रोविजंस को एक तरीके से कोरिलेट करके डील जो कर सकें। देखो लिंकिंग लॉस पे है ना, जो अपना ये सेगमेंट है लिंकिंग लॉस वाला, इसमें मेनली हमारा मेन टारगेट ये रहता है कि हम लोग किसी भी स्टूडेंट को जब पढ़ाएं, चाहे वो जुडिशियल गाइडेंस की क्लासेस ले या एडवोकेसी गाइडेंस को डील करें, तो उसको इस तरीके से प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट के साथ में बेरेट की स्टडी है जो करवाई जाए, ताकि वो बहुत सारी चीज़ों को जान सकें। लिंकिंग लॉ आज के समय में पूरे भारत के अंदर जितने भी लीगल बेरेट्स वगैरह हैं उनको डील है जो कर रहा है, लिंकिंग चार्ट्स वगैरह को, साथ ही साथ में जुडिशियल गाइडेंस प्रोग्राम के सेगमेंट को भी डील है जो कर रहा है। अभी 15 अगस्त का एक बहुत ही अच्छा जो है आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव ऑफर है जो चल रहा है, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। क्यूआर कोड जो भी आपको यहाँ पे अलग अलग कोड है वो यूज़ करने हैं, ताकि आप क्या कर सकें, इसका पूरा बेनिफिट है जो ले सकें। ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो अभी लिंकिंग ऐप पर आपके लिए अवेलेबल है। टेक फुल बेनिफिट ऑफ इट, और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप क्या क्लिक है जो कीजिए। अभी अगले 2 दिनों तक यानी कि 17 अगस्त तक आपको जुडिशियल गाइडेंस प्रोग्राम 85,000 की जगह 25,500 के अंदर अवेलेबल है जो हो सकता है। आई होप आज का सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। इस कहानी के बारे में आपको क्या कहना है जो आज हम लोगों ने सुनी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।